हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हम थ्योरीज कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम पहुंच चुके हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक पे। फाइन, आइसोमेरिज्म बहुत ही ज्यादा आसान चीज है यार, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीजें मिल सकती हैं। तो स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में इस बेसिकली चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तीन तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़ने। फाइन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बेसिकली ऑर्गेनिक में भी हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल क्लास 11th में हो जाता है, ये ज्यादातर क्लास 12th का पार्ट होता है, ठीक है ना। फाइन, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ऑप्टिकल में, पर इतना ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है कोऑर्डिनेशन में, तो समझ आ जाएगा। We'll start today with structural isomerism. Fine, we all know what a structural isomerism is: having same molecular formula but different structural connectivity. फाइन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है वो सेम बनेगा, पर स्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी अलग है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो हम एक एक करके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के काफी ज्यादा पार्ट्स हैं। फाइन, सो द वेरी फर्स्ट इन दिस इज, पहले लिख लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द सेकंड वन इज सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एंड फिफ्थ वन इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। फाइन, सो 5 तरीके के यार हमें आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं। हालांकि किसी किसी जगह पे 6 तरीके के, यानी कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, वो यार एक ट्रू किस्म का आइसोमेरिज्म नहीं है, बट दैट इज नॉट आइसोमेरिज्म। सो बेसिकली 5 तरीके के हमारे पास आइसोमेरिज्म है। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लेट्स हैव इट। सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम सबसे पहला कर रहे हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है आज का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। द आइसोमेरिज्म या द आइसोमर इन विच द काउंटर आयन itself is a potential ligand। ये एक ऐसा आइसोमर है जिसके अंदर काउंटर आयन जो होता है वो itself एक पोटेंशियल लिगेंड की तरह काम कर सकता है। सो कैन बिहेव एज अ ligand and then एज अ काउंटर आयन। तो वो लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है और काउंटर आयन की तरह भी एक्ट कर सकता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, CONH3 5Br एंड Cl। एंड इसका अगर हम आइसोमेरिज्म बनाएं तो CONH3 5Cl
Br। ये दोनों देखिए बिल्कुल सेम है, कोबाल्ट एक एक है, 5 अमोनिया है, एक एक क्लोरीन है, एक एक ब्रोमीन है, ठीक है ना। पर अगर आप इसको आयोनाइज कराओ, अगर आप इसको आयोनाइज कराओ, देखो आयोनाइज कराते हैं तो ये क्या बनता है, CONH3 5Br प्लस एंड Cl माइनस। और अगर आप इसको आयोनाइज कराओ तो क्या बनेगा, CONH3 5Cl प्लस एंड Br माइनस। तो अलग अलग बनेगा, यहाँ काउंटर आयन जो है वो Cl माइनस है, यहाँ जो काउंटर आयन है वो Br माइनस है। दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखिए ये जो Cl है ये अंदर चला गया, Br बाहर आ गया, इसका मतलब काउंटर आयन कैन एक्ट एज अ लिगेंड। उस पर्टिकुलर स्पेशल टाइप को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसके और एग्जांपल लिखे जा सकते हैं, सपोज आप ये लिख के रख लीजिए, CONH3 5Cl NO2, और इसके साथ ये लिख के रख लीजिए CONH3 5 NO2 Cl। जितने मर्जी एग्जांपल बना लो यार, पर एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि काउंटर आयन जो है वो काउंटर आयन की तरह भी एक्ट कर सके और एज अ लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सके। फाइन, बड़ा सिंपल सा फंडा है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। जब आप इसे आयोनाइज कराओगे तब आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। यहाँ पे तो देखो Cl माइनस का आयन मिल रहा है, यहाँ Br माइनस का मिल रहा है, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यहाँ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो अलग अलग है। इज दैट क्लियर? दोनों जगह जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है वो क्या है, अलग अलग है। दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दैट इज हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म। लेट्स हैव इट। तो सेकेंड टाइप ऑफ लिगेंड है सॉल्वेट आइसोमरिज्म, इसको हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। सो देखिए इसको जरा, द आइसोमरिज्म इन विच वाटर molecule is present both as a ligand or as an outside hydrate molecule, ठीक है ना। ये बेसिकली वो आइसोमरिज्म है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रेशन से आप मतलब समझ रहे होगे, हाइड्रेशन का मतलब होता है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह लगे हुए होना। फाइन, तो ये वो चीज है जिसमें पानी का मॉलिक्यूल या तो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है या फिर बाहर हाइड्रेशन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। फाइन, कोई दिक्कत, मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं। देखिए आगे दिखाता हूं, COH2O 5Cl Cl2 और यहां पे आ गया एक H2O एंड COH2O4 Cl2 Cl और यहां पे आ गया। इन दोनों एग्जांपल में अगर आप देखो, देखिए एक एक कोबाल्ट है एंड टोटल हमारे पास 6 पानी है, फाइन, एंड 3 क्लोरीन है। सारी चीजें सेम है, पर अगर आप यहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स की गिनती करो, यहां पे एक है, यहां पे क्या है, 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स यानी कि सॉल्वेट आइसोमर। यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है, आपका एक और एग्जांपल बना के देखते हैं। दैट एग्जांपल इज सपोज COH2O6 Cl3 and we do not have any पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना। एंड COH2O thrice Cl3 एंड 3 पानी के मॉलिक्यूल। तो एक बात याद रखिए, ये तीनों आपस में हैं पर ये इसका सॉल्वेट आइसोमरिज्म नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये तीनों आपस में हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये तीनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर हैं,
पर ये इसका हाइड्रेट आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे बेसिकली कोई काउंटर आयन नहीं है। तो यार अगर हम पहले वाली डेफिनेशन को देखें, फर्स्ट वाला आइसोमर चेक करें, यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमर, तो देखो यहाँ पे आयन किसके बनेंगे? क्लोरीन के। यहाँ किसके बनेंगे? क्लोरीन के। यहाँ किसके बनेंगे? क्लोरीन के। पर यहाँ काउंटर आयन, यहाँ तो काउंटर आयन ही नहीं है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों आपस में, देखो यहाँ पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, ये एक दूसरे से किस बात के लिए अलग है? क्या ये एक दूसरे के लिए आयोनाइजेशन है? क्या ये तीनों एक दूसरे के लिए आयोनाइजेशन है? नहीं है, बिकॉज यहाँ भी काउंटर आयन क्लोरीन है, यहाँ भी काउंटर आयन क्लोरीन है, यहाँ भी काउंटर आयन क्लोरीन ही है। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए आयोनाइजेशन नहीं है, पर ये तीनों एक दूसरे के लिए क्या है? हाइड्रेट आइसोमर है। बिकॉज यहाँ पानी का मॉलिक्यूल एक है, सॉरी जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ तो पहले एक और फंडा अलग है, क्या कि यहाँ काउंटर आयन इनके साथ मैच नहीं करता। तो ये तो इनका क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमर है। इज दैट थिंग क्लियर? बिकॉज यहाँ आयोनाइज होके क्लोरीन मिलेगा, यहाँ आयोनाइज होके क्लोरीन नहीं मिलेगा, तो ये इसका हाइड्रेट आइसोमर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? नाउ ये बहुत ट्रिकी चीज थी, इसके अंदर ध्यान देने वाली। मूव टू द थर्ड आइसोमरिज्म, दैट इज लिंकेज आइसोमरिज्म। So third one is linkage isomerism. देखो नाम से क्लियर है, लिंकेज मतलब लिंक, लिंक कैसे हो रखा है। सो ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमरिज्म है जो सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के केस में ही देखने को मिलता है। फाइन। सो द आइसोमरिज्म which occurs in case of ambidentate ligands. ये वो आइसोमरिज्म है जो सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के केस में देखने को मिलता है, बिकॉज एम्बिडेंटेट्स बहुरूपीय लिगेंड्स हैं, इनका लिंक होने का जो एटम है वो अलग अलग होता है। एक एग्जांपल से करते हैं, देखिए CO NH3 NO2 Cl। सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, इतना कोई टेंशन लेने वाला मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना। एंड अगर हम इसका वो बनाएं CONH3 ON, एंड देखिए क्या ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म है? पहले तो ये देखो, क्या ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है? ये भी आयोनाइज होके क्लोरीन देने वाला है, ये भी आयोनाइज होके क्लोरीन देने वाला है, तो आयोनाइजेशन तो नहीं है, मुद्दा खत्म। फाइन, दूसरे पे आ जाओ। क्या ये एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमरिज्म है? अरे पानी नहीं दिख रहा यार, पानी नहीं दिखेगा तो हाइड्रेट आइसोमर का आएगा। फाइन, तो ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर भी नहीं है। नाउ बात करते हैं तीसरे आइसोमर, लिंकेज। डेफिनेटली यार, बिकॉज एम्बिडेंटेड क्या है? बहुरूपीय। देखिए NO2 को देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए ONO को, NO2 और ONO को देखिए, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? बहुरूपीय लिगेंड्स। याद है ना, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो N, एंड इसको क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो O। फाइन। इसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो N, और इसको क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो O। फाइन, कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये जिनमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। CONH3, देखो मैं इसी तरीके से याद कर लेता हूं कि NH3 वाले केस है, NH3 और ये बन गया है HCN Cl एंड CONH3 NCS। फाइन, ये और ये Cl। आप इन दोनों एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है?
HCN यहाँ NCS, T सेम है पर एम्बिडेंटेट है। क्यों? बिकॉज यहाँ कनेक्टेड सल्फर है, यहाँ कनेक्टेड क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ जो कनेक्टेड एटम है वो सल्फर है, यहाँ जो कनेक्टेड एटम है वो क्या है? नाइट्रोजन। इज दैट थिंग क्लियर? सो दिस इज बेसिकली लिंकेज आइसोमरिज्म, यानी कि जिसमें लिंक हुआ एटम अलग है। तो ये किसके केस में पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ एम्बिडेंटेट लिगेंड के केस में पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में इन आइसोमरिज्म को क्या बोला जाता है? लिंकेज आइसोमरिज्म बोला जाता है। कोई दिक्कत? मूव टू द फोर्थ isomerism, that is coordination isomerism. Let's have it. So fourth one is coordination isomerism. फाइन, नाम से क्लियर है, कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म अकर करता है जब cationic and anionic entity both ही coordination complexes हो। Fine, it occurs when both cationic and anionic entities are coordination complexes। दोनों के दोनों ही coordination complexes हो and mutually interchange their ligands and they mutually interchange their ligands। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखिए कोबाल्ट NH3 क्रोमियम CN6। सपोज ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। कोबाल्ट NH3 ये कैटायनिक एंटिटी है, क्रोमियम CN6 ये अनायनिक एंटिटी है। अगर ये लोग अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर मैं इसका आइसोमर बनाऊं तो ये बेसिकली बनेगा CO CN6 एंड क्रोमियम NH3। फाइन, वो आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रोमियम वाला आगे लिख लो, ठीक है ना, कैटायनिक एंटिटी आगे लिखनी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर हुआ क्या, इसके NH3 जो कोबाल्ट के साथ लगे हुए थे, अब NH3 किसके साथ लगे हुए हैं? क्रोमियम के साथ। एंड CN जो पहले क्रोमियम के साथ लगा हुआ था, अब किसके साथ लगा हुआ है? कोबाल्ट के साथ। तो यानी कि कोऑर्डिनेशन, आप किसके साथ कोऑर्डिनेटली जुड़े हुए हो, अगर वो चीज इंटरचेंज हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। कैटायन के लिगेंड्स जो है वो एनायन के साथ लग जाए, एनायन के लिगेंड जो है वो कैटायन के साथ लग जाए, कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा फंडा है। कैटायन के बंदे भाग के एनायन के पास हो गए, एनायन के बंदे भाग के कैटायन के पास हो गए। इस चीज को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। लेट्स मूव टू द फिफ्थ एंड द लास्ट आइसोमरिज्म, दैट इज लिगेंड आइसोमरिज्म। Fifth type of isomerism is ligand isomerism. फाइन, सो यार लिगेंड आइसोमेरिज्म काफी ज्यादा ध्यान देके करने वाली चीज है। दिस हैपेंस या दिस occurs in case of ligands which can isomerize itself, happens in case of organic ligands generally। देखो एक एग्जांपल बताओ, वी हैव अ लिगेंड PN, अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में पढ़ा था। फाइन, PN को क्या लिखा जाता है? जैसे EN इज इथाइलिन डाइअमीन, तो PN इज व्हाट? प्रोपाइलिन डाइअमीन। फाइन, तो ये कुछ इस तरीके का लिगेंड है, CH3 CH CH2
NH2 NH2 फाइन। सो दिस इज पीएन लिगेंड। अगर हम देखें जैसे हमने ऑर्गेनिक में बनाते थे ना, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बना के हम आइसोमरिज्म तैयार कर लेते हैं, इसका एक और आइसोमरिज्म पॉसिबल है। देखो अगर मैं इस NH2 को उठा के यहां कर दूं, एक H उठा के यहां कर दूं, तो अल्टीमेटली दिस इज पॉसिबल। ये चीज बन सकती है, इसके ऊपर NH2 आ गया है, इसके ऊपर NH2 आ गया है, फाइन। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहां एक मेटल लगेगा, उसको ये लोन पेयर दे देंगे, फाइन। ये सारी चीज हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में पढ़ी थी यार। आप अच्छा इसको अगर पीएन कहते हैं ना, इसको कहते हैं टीएन। टीएन का मतलब ट्राई मिथाइलिन डाइएन, बिकॉज इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राई मिथाइलिन, ठीक है ना, 3 कार्बन्स, एंड अगर बिल्कुल कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं तो वो मिथाइलिन बन जाता है, ट्राई मिथाइलिन। एंड जबकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपाइलिन डाइएमीन, और ये है ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन, फाइन। अब आ जाओ इन दोनों पे। अगर आप कार्बन गिनो 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन गिनो 3 1 2 6 2 2 2 6, नाइट्रोजन गिनो 2 2, एंड ऊपर हाइड्रोजन है 4 4, सब कुछ सही है, पर लिगेंड ने अपने आप में ही आइसोमरिज्म दिखा दिया, फाइन। दिस occurs in case of ligands which can isomerism itself, अपने आप के अंदर लिगेंड मतलब इसका यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो जो होगा देखी जाएगी, ये खुद का ही आइसोमरिज्म दिखा रहा है। ये कह रहा है मैं अपने आप को ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, मैं अपने आप को इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं। लिगेंड ने अपने आप को अपने आप से ही अरेंज कर लिया, यानी कि CO PN3 Cl3 एंड CO TN3 Cl3, ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में हुए लिगेंड आइसोमरिज्म। देखो लिखने में देखने में तुम्हें अलग जरूर लग रहा है, या तो P है या T, अरे ये तो सिर्फ उनके शॉर्टकट्स एब्रीविएशंस है, ठीक है ना, ये तो शॉर्टकट एब्रीविएशन है क्या PN, PN इज दिस थिंग एंड TN इज दिस थिंग, चीज तो सेम ही है ना यार, सेम फॉर्मूला, एक एक कवार्ड है, 3 3 ये वाले लिगेंड हैं जो कि बिल्कुल सेम है, 3 3 क्लोरीन है। अच्छा सोच के देखो, क्या ये आयनाइजेशन है, नहीं, आयनाइजेशन तो नहीं है, बिकॉज आयनाइजेशन में तो काउंटर आयन अलग होना चाहिए था, यहाँ काउंटर आयन क्लोरीन है, यहाँ भी काउंटर आयन क्लोरीन है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या था, हाइड्रेट आइसोमर, क्या ये हाइड्रेट आइसोमर है, पानी का मॉलिक्यूल ही नहीं दिख रहा, हाइड्रेट टाइप। तीसरा क्या ये लिंकेज है, लिंकेज तो एम्बीडेंटेड के केस में होता है, यहाँ भी दोनों नाइट्रोजन लिंक है, यहाँ भी दोनों नाइट्रोजन ही लिंक है, तो लिंकेज थोड़ी हुआ, लिंकेज का मतलब तो लिंक करने वाला एटम अलग होना चाहिए, NCS है कि SCN है, S लगा है या N लगा है, यहाँ तो दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ भी दोनों नाइट्रोजन। फोर्थ पे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो जो कैटायन एनायन इंटरचेंज करते हैं वो होता है, यहाँ तो ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। एंड पांचवा लिगेंड, यस, क्योंकि इसके लिगेंड ने अपने आप में आइसोमरिज्म कर रखा है, फाइन। अरे क्लियर हो गया ये तो। और पांचवा आइसोमरिज्म देखने बहुत आसान है यार, आयनाइजेशन में सिर्फ बाहर का आयन देखो, हाइड्रेट में बाहर पानी के मॉलिक्यूल देखो। तीसरा यानी कि लिंकेज में सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड चेक करो। फोर्थ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो तो यार कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में तो सिंपल सा फंडा है, कैटायन एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, फिर ही कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बनेगा। एंड ये तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब क्या है कि लिगेंड ने अपने आप के अंदर कर रखा है, बाकी सारा हूबहू स्ट्रक्चर सेम है, हूबहू कोई चेंज नहीं है, काउंटर आयन वही रहते हैं, सेंटीमेटल एटम वैसे ही रहता है, लिगेंड के अपने आप के अंदर चेंज है थोड़ा सा, फाइन, बस वो एम्बीडेंटेड नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल किस्म का फंडा था। एंड सिक्स्थ, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म बोला जाता है। पॉलीमराइजेशन में यार अगर ये इतनी गिनती है, इसको ट्वाइस कर दिया जाता है, तो यार ये ट्रू आइसोमर नहीं होगा, बिकॉज आइसोमर हम बोलते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो, अगर ट्वाइस ही हो गया तो काय का फॉर्मूला सेम, अगर यहाँ एक कोबाल्ट है यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 क्लोरीन है यहाँ 6 हो गए, अगर ट्वाइस ही होगा फिगर तो फिर वो ट्रू आइसोमर नहीं हुए, इसलिए उनको इस कैटेगरी में पढ़ा जाना सही नहीं है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 5 किस्म के होते हैं, ऑल द 5 किस्म्स आर डन। विल स्टार्ट with another geometrical and optical isomerism in the next lecture. Till then लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आपके साथ हूँ, बेस्ट ऑफ लक।